ओपियाइड्स हाईलाइट ओपियाइड्स हाईलाइट मेडिकेशन क्यों है? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ओपियाइड्स क्यों हाईलाइट मेडिकेशन के जुमरे में आते हैं। हम उसे क्या क्यों हाईलाइट मेडिकेशन कहते हैं? क्योंकि नंबर वन कि ये एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन उस जगह पे एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ होते हैं जहाँ हम कोई दूसरा एनाल्जेसिक नहीं दे सकते। तो जब हम ड्रग ऑफ चॉइस उससे तो ओपियोइड होगी, चाहे कोई ऐसी पेन है जो नॉर्मल एनाल्जेसिक से नहीं कवर होती, उसमें हम ओपियोइड्स दे रहे होते हैं जो कि सेंट्रली एक्टिंग होते हैं। सेफ्टी इसकी कि अगर इसकी डोज हो जाए तो ऑब्वियसली ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पेशेंट जा सकता है, और जो कि एक लीथल हो सकता है। अगर थोड़ी सी हाई डोज में हो तो इस इतना सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा कि जी पेशेंट की जान जाने का खतरा हो जाएगा। और अगर इसकी डोज अगर कम रखेंगे तो हो सकता है कि आपको पेन स्कोर ही वो जो आपके एनर्जेटिक लेवल वो ही अचीव ना हो सके। तो इसलिए आपको इसकी डोजेज एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सेकंड एक और जो इसकी बड़ी रीज़न है कि ये जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव पोटेंशियल रखते हैं ओपियाइड्स जितने भी हैं, तो इसलिए इनके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। और डिपेंडेंसी की वजह से ये इसका मिसयूज़ के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। इसलिए भी इसकी ओपियाइड्स की आपको सेफ स्टोरेज सेफ प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ओपियाइड्स को पर्टिकुलरली हाईलाइट कहा जाता है। इनकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड एरिया के ऊपर होती है, और इसकी जैसे इसका यूजेज भी लिमिटेड ही होता है। तो अगर हम इसके फर्दर इसके और देखें तो क्यों हाईलाइट होते हैं मैंने आपको बता दिया। अ, इसकी कौन कौन से एरर्स होते हैं जो इन ओपियाइड्स के केस में हो सकते हैं, जो कॉमनली देखे गए हैं। सबसे जो मेजर जो ग्रुप ऑफ एरर्स हैं वो इसका डोजिंग एरर्स हैं। डोजिंग एरर्स की इस इतना ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं होती कि हम पेन स्कोर को कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, पेन किस पेन लेवल में आपको कौन सा ओपियाइड देना है। पेशेंट के अपनी फिजिकल, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी कर रही होती है। अगर पेशेंट खुद उसकी बॉडी वेट और या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो ओपियाइड्स की डोज को नॉर्मली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ज़ाहिर है फिर उसकी डोज को ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई बिल्कुल एक पेशेंट जिसने कभी कोई नार्कोटिक या कोई बेंजोडाइजेपिन या उसने निकोटीन भी कभी यूज़ नहीं की, और उसके ऊपर बहुत आप हाई डोज पे ओपियाइड्स को स्टार्ट कर लेंगे उसके पेन स्कोर को देखते हुए, तो इमीडिएटली जाहिर है वो उसके अपने साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। तो ये सारी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके इस डोजिंग एरर्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक और जो है, जो हमारे अगर हम इसे आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके इन्फ्लुएंट पंप की सेटिंग, अगर उसमें इन्फ्लुएंट पंप की सेटिंग के अंदर आप माइक्रोग्राम मिलीग्राम या डेसिमल्स को इग्नोर करते हैं तो उसमें भी हाई रेट के ऊपर ये ओपियाइड्स एडमिनिस्टर होना शुरू हो जाते हैं। तो या रेट रॉन्ग रेट के ऊपर होंगे तो इस केस में भी पेशेंट के ऊपर सीवियर साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई पेशेंट पाकिस्तान में है तो उसे ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ भी अवेलेबल हैं, अगर प्रीवियस ट्रांसडर्मल पैच नहीं रिमूव किया और नया ट्रांसडर्मल पैच लगा दिया तो एक ही वक्त पे डोज एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। और वो जब डबल पेनिट्रेट करना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली उसके ऊपर साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। इस आईवी टू ऑरल कन्वर्जन के केस में अगर पेशेंट आई के साथ एडमिटेड है और आईवी ओपियाइड्स के ऊपर है और उसे हम ऑरल पे स्विच कर रहे हैं, तो उसके कन्वर्जन के अंदर भी ऐसे बहुत इंटेलिजेंटली देखना होता है कि अगर उसके ताकि उसका पेन स्कोर भी इसका मेंटेन वो कंट्रोल में रहे, और साथ उसके कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी ना उसमें डिवेलप होना शुरू हो। तो ये वो चीज़ें जो डोजिंग एरर के ग्रुप है जिस ग्रुप में फॉल करेंगी कि जो सबसे बड़ा एक मेजर ग्रुप है। इसके अलावा डेंजरस एब्रीवेशन, बहुत सारी जगहों पे लोग ये कन्फ्यूजन ऑर्डर्स आते हैं, रॉन्ग रूट सिलेक्ट हो जाता है, एपिड्यूरल देना था आईवी सिलेक्ट हो गया। एक एडमिनिस्ट्रेशन के एंड के ऊपर एक और जो एक बड़ा एरर होता है कि जो सिरिंजेस फिल की हुई हैं प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अनलेबल्ड रख लिया जाए। तो उसमें एक बहुत क्योंकि सारी सिरिंजेस देखने में तो एक जैसी होती हैं, जब सिरिंज में एक आपने कोई फिल कर लिया तो जब तक आप उसे लेबल नहीं करेंगे कि ये मॉर्फिन का या नॉर्मल लाइन है या ये फेंट्रा है या केसीएल है, तो उसका तक नहीं पता चलेगा। अगर आपने एक नॉर्मल लाइन फ्लश करना है उसकी जगह पे आपने मॉर्फिन फ्लश कर दिया उसके आईवी रूट के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर होगा ये।
तो इसलिए जब भी मॉर्फिन या जब भी हाईलाइट मेडिकेशन की इंक्लूडिंग नार्कोटिक्स या ओपियोइड्स आप सिरिंज फिल करें किसी भी जगह पे हो, तो ऐसे इमीडिएटली उस सिरिंज को लेबल होना चाहिए, या पहले से लेबल करके फिर उसे फिल फिल होनी चाहिए। तो ऐसे कोई अनलेबल्ड फील्ड सिरिंज किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए, या ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। मॉनिटरिंग के पेशेंट किस वक्त रेस्पिरेट किस कौन से सिम्टम्स हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के अंदर है, कोई किस स्टेज के ऊपर हम कहेंगे जी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है पेशेंट, या किस स्टेज के ऊपर हम कहेंगे कि पेशेंट का इस वक्त एनर्जेटिक लेवल अचीव हो रहा है। ये दोनों चीज़ों के अंदर को इंटेलिजेंटली देखना, और उस जिस सर्विस के अंदर ये एडमिनिस्टर हो रहा है उस जगह पे ये सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर इस वक्त पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला गया तो फिर क्या करना है, उसके बाद उसके हमारे पास क्या इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी मौजूद है, या उसे वेंटिलेट करने की फैसिलिटी मौजूद है। अगर नहीं है तो ज़ाहिर है हम वहाँ किसी सूरत में भी ओपियाइड्स को या आईवी ओपियाइड्स को नहीं दे सकते। इसका जो डिस्पोजल है इसका, जितने भी ओपियाइड्स हैं, अगर अगर हम कैप्सूल कोई या सिरप बनाते हैं तो सिरप में अगर कोई लेफ्ट ओवर है या ट्रांसडर्मल पैचेज हैं, उसको कैसे डिस्पोज करना है, इसके डिस्पोजल का भी एक प्रॉपर तरीकाकार है होना चाहिए, या होता है। तो ये वो सारी चीज़ें जो ओपियाइड्स के हवाले से एरर्स को लेके आ सकती हैं। तो इसको अब इसमें देखें, जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जैसे अ, ये वो सारे एरियाज हैं जिसके जहाँ आपका एरर हो सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। तो हमने किन कौन कौन सी जगहों पे ओपियाइड के केस में देखना है, हर जगह पे जहाँ से भी ओपियाइड पास हो रहा है, चाहे वो स्टोरेज का एरिया है आपका, चाहे वो कोई इसे प्रेस्क्राइब कर रहा है, चाहे कोई इसे डिस्पेंस कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, या पेशेंट इवन अगर घर पे खुद यूज़ कर रहा है। तो जिस जगह पे भी ओपियाइड मौजूद है, ओपियाइड के पूरे साइकिल के अंदर उसके जो डिस्पेंसिंग या एडमिनिस्ट्रेशन साइकिल है उसमें जो जो भी एरिया है ना, हर जगह पे आपने इसके हाईलाइट किया सेफ्टी मेजर्स आपने लेने हैं। इसके स्टोरेज के लिहाज से अगर आप एक अलग मेजर्स होंगे, पेशेंट एजुकेशन के लिहाज से अलग, मॉनिटरिंग के लिहाज से, तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें हम कहेंगे जी अगर हमने ये अचीव कर लिया, स्टोरेज हमने बिल्कुल प्रॉपर कर ली है तो ये सेफ प्रैक्टिसेस है। नहीं, फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये देखे कि वो प्रेस्क्राइब कैसे हो रही है, डिस्पेंस किसको करनी है, एडमिनिस्टर कौन करने वाला कौन है, मॉनिटरिंग के टूल्स क्या हैं, और अगर मॉनिटर होने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो आपके रिवर्सल एजेंट कौन कौन से आपके पास मौजूद हैं। इस तरह पेशेंट की एजुकेशन, अगर पेशेंट उसे घर पे यूज़ कर रहा है तो पेशेंट को अपने एजुकेट करना है कि पेशेंट ने घर पे उसे कैसे यूज़ करना है। ये सारे वो एरिया हैं जो हाई रिस्क एरिया हैं जिसके ऊपर जब भी आप कह रहे होंगे तो इसको स्पेसिफिक आपने एम्फेसाइज करना। जैसे अगर हम स्टोरेज की बात करें तो देखिए फार्मेसी के अंदर कहाँ स्टोर होगा, फार्मेसी के अंदर किसी भी जगह पे उस जगह पे स्टोर होगा जो कि लॉक एंड लॉक्ड कैबिनेट होगा। ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा हर एक के, स्पेसिफिक लोग होंगे जो इसे एक्सेस कर रहे होंगे। उसके बाद इसके अंदर जिस वक्त हमने उसे रखा हुआ है तो उसका लॉक करने के बाद उसकी कीज जो एरिया लीड है उसके पास मौजूद होंगी, एक रजिस्टर होगा जिसके ऊपर उसकी एंट्री होगी, एक एम्प्यूल भी अगर जा रहा है या कैप्सूल भी जा रहा है वो रजिस्टर के ऊपर एंटर हो रहा होगा, और उसके बैक एंड पे हमारे पास कितने कैप्सूल या एम्प्यूल बाकी बच गए हैं वो भी वहाँ मौजूद होंगे। फिर इसके एम्प्टी एम्प्यूल जब वापस आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है उसकी तो ये उसकी स्टोरेज लॉक्ड स्टोरेज इजीली एक्सेसिबल नहीं है, कंट्रोल एक्सेस के साथ होगी, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन उस जगह पे बिल्कुल साथ के साथ होते रहनी होगी। सेकंड, इसके ऊपर फिर अगर हम किसी जगह पे ये फ्लोर स्टॉक का पार्ट है जैसे ओआरएस के अंदर या कैथ लैब के अंदर, इसमें पहली कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि ये फ्लोर स्टॉक का पार्ट कम से कम जगहों पे हो, सिर्फ उन्हीं जगहों पे हो जहाँ इतना वो कह सकते हैं कि वक्त नहीं है, या सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ से आप फार्मेसी से लाने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। सिर्फ उन्हीं जगहों पे हो जहाँ स्टेबल पेशेंट है कंपैरेटिवली, वहाँ बिल्कुल भी से फ्लोर स्टॉक का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम नियर बाई जैसे ये हमारे पास शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अगर ईआर के अंदर फार्मेसी है तो हम करी कोशिश होती है कि फार्मेसी के अंदर उस जगह पे अगर नहीं तो फार्मेसी उसे रेगुलरली मॉनिटर करती रहे। इस तरह अगर हमें ओआर के अंदर अगर फार्मेसी है तो ओआर के अंदर फार्मेसी के पास ही हो, और वहाँ से जिस पेशेंट को भी प्रेस्क्राइब होगा तो वहाँ से वो जा रहा हो। तो फ्लो स्टॉक को जिस हद तक भी हम मिनिमाइज कर सकें हमें ज़रूर उसे मिनिमाइज करना है। लेकिन जहाँ डीम नेसेसरी है वहाँ बिल्कुल होगा नार्कोटिक, लेकिन कैसे होगा, वहाँ एक डबल लॉक कैबिनेट होगी। डबल लॉक कैबिनेट से क्या मुराद है कि देखिए उसमें दो लॉक होंगे,
और दोनों लॉक की कीज दो डिफरेंट लोगों के पास होगी, एक टीम लीड के पास होगी और एक वहाँ जो भी यूज़र है उसके पास होगी। तो दो डिफरेंट लोगों की एट अ टाइम प्रेजेंस होगी किसी भी हम नार्कोटिक कैबिनेट को ओपन करने के लिए। तो ये इसके इसके वार्ड के अंदर स्टोरेज को इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जिस जगह पे भी स्टोर है वहाँ अंदर जो बिन्स हैं वो भी लेबल्ड, प्रॉपरली लेबल्ड हों कि मैग्नेस, अगर उसमें अगर मैग्नेस है तो मैग्नेस होगा, पैथिडीन है तो पैथिडीन होगा। ऐसे नहीं होगा पैथिडीन के लेबल कैबिनेट के अंदर हमने मैग्नेस रखी है या मैग्नेस की कैबिनेट के अंदर मॉर्फिन रख रखी है। तो ये सब कुछ इसके रेगुलरली उसकी स्टोरेज को साथ मॉनिटर भी करना है और उसके प्रॉपरली लेबल्ड एरिया के अंदर रखना है, सो दैट कि जिस वक्त आपकी इमरजेंसी है, क्योंकि नार्कोटिक्स को हम या ओपियोइड्स को हम हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही, या जो क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ कोई और एनाल्जेसिक नहीं यूज़ हो रहा या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसी जगह पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई उसके प्रॉपरली लेबल्ड बिन जब तक नहीं होगा तो उस तक ये हमेशा एक एरर प्रोन सिस्टम रहेगा। सिमिलरली अगर हम इसके जैसे हमने स्टोरेज की बात की, तो प्रेस्क्राइबिंग के एंड के ऊपर देखें तो देखिए प्रेस्क्राइबिंग एंड के ऊपर सबसे ज़्यादा ये एक इशू होता है जिसमें हम डोजिंग एरर्स की बात करते हैं। तो हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल नारकोटिक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे एक डेफिनेट एक क्लियर पॉलिसी बनानी होगी कि हु कैन राइट प्रेस्क्राइब नारकोटिक्स या हु कैन प्रेस्क्राइब ओपियोइड्स। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी आदमी नार्कोटिक को प्रेस्क्राइब, या कोई भी मेडिकल ऑफिसर या कोई भी नार्कोटिक प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो एक क्लियर एक प्रिविलेजेस की एक डॉक्यूमेंट बनेगी कि ओपियाइड्स को कौन यूज़ कर सकता है या कौन प्रेस्क्राइब कर सकता है। उसकी डॉक्यूमेंट को, उसकी इंफॉर्मेशन हर जगह पे होगी। जैसे अगर हम शिफा इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पैलिएटिव केयर के कंसल्टेंट्स या ऑन्कोलॉजिस्ट या आईसीयू और ईआर के कंसल्टेंट्स सिर्फ यही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इनके पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग पीजीज एमओज ये सारे लोग प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसक्राइब अगर करेंगे तो फिर प्राइमरी कंसल्टेंट उसे जरूर वेट करेगा इमीडिएटली आफ्टर प्रेस्क्रिप्शन। तो ये वो लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल में ये ऑथराइज हैं फॉर नार्कोटिक प्रेस्क्रिप्शन। और इसी तरीके से कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने पास नार्कोटिक कैरी कर रहे हैं, उसके पास एक डेफिनेट क्लियर प्रिविलेजेस की पॉलिसी होनी चाहिए जो क्लियरली मेंशन कर रही हो कि कौन कौन नार्कोटिक को या कौन कौन अदर हाईलाइट को प्रेस्क्राइब कर रहा है। इसी तरीके से जैसे तो पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसके ऊपर भी एक फिर बहुत सारे कि उन्हें पहले सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा पेशेंट है जिसको हम देख रहे हैं, उस पेशेंट को नार्कोटिक के अलावा और कौन सी चीज़ दी जा सकती है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू उसका करना है। उसकी जो ऑर्डर है उसके में कंप्लीट क्लैरिटी, जिसमें डोज, रेट, रूट, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नार्कोटिक की प्रेस्क्रिप्शन किसी ऐसे नहीं है जिसकी जैसे हम किसी एनसेड की कोई प्रेस्क्रिप्शन हम जनरेट कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे पीआरएन के ऊपर या उस तरीके से अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तब भी उसके साथ डोज, रेट, रूट और ड्यूरेशन ये कंप्लीट साथ ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरह जो एब्रीवेशंस हैं, बहुत सारे एब्रीवेशंस हैं जिसको नार्कोटिक के लिए दुनिया में यूज़ हुए हैं, और यूज़ होने के बाद पता चला कि इसके ऊपर कोई और चीज़ डिस्पेंस या होगी। जैसे एमएसटी मॉर्फिन सल्फेट के लिए कॉमनली लोग यूज़ करते होते थे, लेकिन ये इसको बिल्कुल हमें डिस्करेज करना है, और ना सिर्फ डिस्करेज करना है बल्कि इसको रोकना है। एमएसटी शुड नॉट बी मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट के लिए क्लियरली मॉर्फिन इंजेक्शन लिखा होगा, या मॉर्फिन ऑरल मॉर्फिन है तो मैग्नस लिखा होगा कंप्लीट अपनी डोज के साथ, कि उसकी डोज क्या है, कितने मिलीग्राम, इतने एमएल के अंदर, ये इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वो प्रेस्क्राइब हो रहा होगा। इस नेक डेसिमल्स, जैसे 0.2 मिलीग्राम यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 0.2 मिलीग्राम या इसको आप 2 मिलीग्राम भी इजीली रीड कर सकते हैं। और देखें 0.2 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, 10 टाइम डोज बढ़ जाएगी उसके किसी पेशेंट की। तो इसे क्या होना चाहिए, इसे 0.2 मिलीग्राम होना चाहिए। तो नेक डेसिमल किसी सूरत में भी नार्कोटिक या किसी भी हाईलाइट मेडिकेशन के केस में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इस माइक्रोग्राम के लिए म्यू ग्राम की जो है, ये किसी सूरत में नहीं, इसमें क्लियरली एमसीजी होना चाहिए, माइक्रोग्राम, क्योंकि म्यूग्राम को लिखने में ये मिलीग्राम भी पढ़ा जा सकता है। तो आप देखें कितने टाइम, 1000 टाइम डोज बढ़ जाएगी अगर 50 माइक्रोग्राम की बजाय अपने 50 मिलीग्राम किसी को यहाँ प्रेस्क्राइब हो गया। तो ये वो एब्रीवेशन, इसलिए इसके माइक्रोग्राम लिखना है तो क्लियरली एमसीजी होगा, मिलीग्राम लिखना है तो क्लियरली एमजी होगा। तो ये वो एब्रीवेशन हैं जो बिल्कुल आपने एक्सेप्टेबल नहीं होनी है। और अगर फर्ज किया आपके पास एक कोई ऐसी प्रेस्क्रिप्शन आती है
आप उसे इमीडिएटली वापस भेजेंगे, जब तक वो करेक्ट नहीं होती, करेक्ट होकर साइन नहीं होती, आप उसे डिस्पेंस नहीं करेंगे। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक पेन मैनेजमेंट का क्लियर प्रोटोकॉल बनाना है, ताकि ये एरर्स के रिस्क मजीद मिटिगेट हो सकें। किस प्रोटोकॉल के अंदर पता हो कि अगर पेन स्कोर ये है तो ये ड्रग इस रेट के ऊपर चलेगी, तो उस प्रोटोकॉल के ऊपर फिर अगर डेविएट नहीं, वो प्रोटोकॉल फिर सबको पता होगा, तो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली जैसे भी प्रोटोकॉल एक्टिवेट होगा, ड्रग डिस्पेंस हो जाएगी। तो उसमें ये एरर्स के सारे चांसेस ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाते हैं। तो इसी तरह रिवर्सल एजेंट्स, इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और इसकी दलील इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर जो भी प्रेस्क्राइबर हैं या फार्मेसी जो डिस्पेंस कर रही है, कि किस प्रकार कौन सा रिवर्सल एजेंट है, और उस रिवर्सल एजेंट की टाइमली अवेलेबिलिटी। अगर किसी की जगह पे आप फील करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है या कोई और साइड इफेक्ट आ रहा है इस ओपियाइड के साथ, तो आपको इमीडिएटली रिवर्सल एजेंट देना है पेशेंट को। और उस देने के बाद उसके साथ उसकी भी मॉनिटरिंग साथ होनी है। तो इसलिए कहीं भी जहाँ भी आप देखते हैं पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट होना चाहिए, नर्सिंग एंड के ऊपर भी, फिजिशियन एंड के ऊपर भी, या इवन फार्मेसी के पास भी पता चलता है। तो उसके पास साथ रिवर्सल एजेंट की का एक प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम डिस्पेंसिंग के एंड पे आप हमारे देखें, तो डिस्पेंसिंग क्योंकि फार्मेसी का एक पार्ट है कि वो कैसे डिस्पेंस कर रहे हैं, और साथ उसे अगर फर्ज क्या वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मॉर्फिन सिरप फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, तो कैप्सूल से सिरप बनाया जाता है। तो उसकी प्रेस्क्रिप्शन जब आएगी, तो उसके पे प्रेस्क्रिप्शन में क्लियरली पेशेंट का नाम, उसका एमआर नंबर, उसकी इंडिकेशन, उसकी डोज, रूट, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट का प्लान, वो सारा उसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। जब तक वो प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होती, उसमें जैसे मैंने पहले बात किया कि कोई एब्रीवेशन नहीं, अनअप्रूव्ड एब्रीवेशन नहीं होगा, क्लियरली होगा। अगर मॉर्फिन ऑरल देना है तो मैग्नेस एमआर जो ब्रांड हमारे पास अवेलेबल होता है, तो क्लियरली लिखा होगा कितनी डोज में देना है, कितनी क्या उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, कितने दिन के लिए देना है। ये सारी चीज़ें पे क्लियरली मेंशन होके उसके साइन और स्टैंप दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। वो प्रेस्क्रिप्शन आएगी तब फार्मेसी उसे फिल करेगी, और फार्मेसी फिल करने के बाद उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन कि उसने कितना दिया है, ये सारे सिस्टम चार्ज करने के बाद फिर जिसने डिस्पेंस किया उसके भी साइन एंड स्टैंप ज़रूरी है, ताकि उस डॉक्यूमेंट में पता हो कि ये किसने डिस्पेंस किया है। इस तरह अगर सिरप फॉर्म में बनाया गया, तो उसके ऊपर भी क्लियरली लिखा हो कि ये मॉर्फिन सिरप जैसे ये है, इसके स्ट्रेंथ 1 मिलीग्राम पर ml, डोज कब बना है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या उसकी स्टोरेज कंडीशंस हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद होनी चाहिए। हाईलाइट का लेबल उसके ऊपर ज़रूर फिक्स होना चाहिए कि हाँ, ये हाईलाइट मेडिकेशन है। और अगर किसी और ड्रग के साथ ये लासा है, तो लासा का भी ज़रूर लगा होना चाहिए। क्योंकि जितने भी ये हाईलाइट ये जब आप उसे लेबल लगा रहे हो, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉशन आ जाती है कि ये इसके रेड लेबल है, दैट मीन कि हाईलाइट है, हम इसे स्पेसिफिकली देखते हैं कि ये क्या है। डबल चेक हर केस के अंदर, हाईलाइट के केस के अंदर, और पर्टिकुलरली हम नार्कोटिक के केस में डबल चेक बहुत ज़रूरी है। ये मैंडेटरी स्टेप है कि एक आदमी दे रहा है तो दूसरा आदमी उसे वेट वेट कर रहा है, उसे ज़रूर वेरीफाई कर रहा है। एक आदमी ने दिया कि ये 20 कैप्सूल मैंने इसे दिए हैं 30 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे पर के हिसाब से इतने दिन के लिए, दूसरा आदमी ज़रूर उसे रीचेक करे ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन के साथ कि वाकई यही है, और जितनी लिखी है वही फिल हुई है, जो लिखी है ये 30 मिलीग्राम की जगह 10 मिलीग्राम तो नहीं चला गया, या 20 कैप्सूल की जगह पे 2 कैप्सूल तो नहीं चला गया, 200 तो नहीं चले गए, डोज उसकी वाकई एक्यूरेट है कि नहीं। सेकंड चेक बहुत ज़रूरी है नार्कोटिक्स के केस में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी एरर होता है आपके लेबल के ऊपर, कमेंट के ऊपर, एक ये 30 मिलीग्राम की जगह पे ये 300 मिलीग्राम लिखा जाए, तो ये इस जगह पे 10 कैप्सूल बन जाएंगे। तो 10 कैप्सूल पेशेंट अगर खा ले तो उसके क्या हालात होंगे। जैसे सेकंड चेक किस चीज़ से होगा, सेकंड चेक ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन से, और फिर ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन के साथ फिर जो लेबल जनरेट हुआ है उसके साथ, और फिर ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन वर्सेस लेबल, एंड देन लेबल वर्सेस फिल्ड ड्रग। ये दो चीज़ें होंगी। पहले आपने लेबल उठाया, ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन उठाया, उसे कंपेयर कर लिया। सेकंड फिर उसी जो लेबल को उठाया और फिल ड्रग के साथ कंपेयर कर लिया। ये दो चेक्स आपने करने हैं इमीडिएटली, और उसके बाद पेशेंट को एडमिट आपने कंसल्ट करते हुए एडमिनिस्टर कर देना, या डिस्पेंस कर देना। इसके साथ साथ ये फार्मेसी से चला गया तो एडमिनिस्ट्रेशन के एंड के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन के एंड के ऊपर भी देखें, उन्हें ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें फार्मेसी के डोमेन में भी आती हैं, अदरवाइज भी उस जगह पे जिस वक्त हम
रूटीन में राउंड कर रहे होते हैं नार्कोटिक के लिए पर्टिकुलरली, तो उसमें भी हमें ज़रूर देखना है कि वहाँ ये सारी चीज़ें वो हो रही हैं कि नहीं हो रही एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या चीज़ें हैं ज़रूरी कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें किसी सूरत में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर ओरल है तो क्लियरली ओरल होगा, आईवी है तो क्लियरली आईवी, एपिड्यूरल, ट्रांसडर्मल, जो भी रूट है वो बहुत क्लियरली मेंशन होगा। कहीं एब्रीवेशन इस तरीके से नहीं लिखे होंगे, ये आईवी फॉर इंट्रावीनस तो है, लेकिन आईटी फॉर इंट्राथीकल, तो इसमें अगर कन्फ्यूजन भी हो सकती है, तो इसे इंट्राथीकल है तो इंट्राथीकल कंप्लीटली लिखा हो उसे। और इसे फिर टू इंडिपेंडेंट चेक, एक आदमी नहीं, अगर एक नर्स ने चेक किया तो दूसरा नर्स उसका टीम लीड उसे सेकंड चेक जरूर करे। पेशेंट को करेक्ट, पेशेंट को जरूर देखा है कि पेशेंट बाकी है, जो 6 राइट्स हैं ऑफ सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से 6 राइट्स हैं? राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट डोज, राइट फ्रिक्वेंसी एंड राइट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 6 राइट्स आपने उस जगह पे जरूर इंश्योर करनी है कि 6 की 6 चीज़ें टैली हो रही हैं, फिर उसके बाद ड्रग एडमिनिस्टर होनी है। ऑर्डर के अंदर किसी किस्म की कोई क्लैरिटी अगर नहीं है तो उसे पहले क्लैरिफाई किया जाए। अगर उसके डाइल्यूशन के लिए, रेट के लिए कि जहाँ जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई अनयूजुअल है, उसको ज़रूर क्लैरिफाई किया जाए, और उसको सेकंड आदमी ज़रूर से वेट कर रहा हो। फार्मासिस्ट ने सबसे पहले देख लिया उसे, उसके बाद अनयूज मेडिसन जो है वो फार्मासिस्ट उसे अगर देखने के बाद भेजता है, तो उसको भी उसके लेबल के साथ, ओरिजिनल ऑर्डर के साथ दोबारा नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीचेक करे। और अगर कोई अनयूज फार्मेसी में आती है तो फौरी तौर पर ये बचती है तो उसे फार्मेसी को रिटर्न किया जाए। कोई भी अनयूज सॉरी, कोई अनयूज अगर कैप्सूल कोई बचती हैं, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या उसकी डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो उसको वहाँ वार्ड में ना रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हम सबको पता है कि ये कितने ज़्यादा एक रिस्की ड्रग्स हैं, या एब्यूजिव पोटेंशियल के साथ होती हैं। तो इसे वापस भेज दिया जाए और पेशेंट के बिल में भी उसे अपडेट कर दिया जाए। ऐसा जो ट्रांसडर्मल पैचेज हैं जितने भी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ट्रांसडर्मल पैचेज के लिए कि हम ये ज़रूर देखें कि इसका डिस्पोजल कैसे होता है। इसका डिस्पोजल का एक प्रॉपर एक तरीका का होता है ट्रांसडर्मल पैचेज का, कि हम उसे दरमियान में से एक कट करके फिर उसे डिस्पोज करेंगे। तो कभी भी ऐसे ना हो ट्रांसडर्मल पैचेज डिस्पोज हो कि कोई दूसरा आदमी उठा के अपने उसे उसके हाथ या एक्सीडेंटली उसके हाथ के साथ टच हो जाए और वहाँ उसे साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाए। मॉनिटरिंग, क्योंकि हाईलाइट मेडिकेशन है इसमें, तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। हमने जितने भी देखे होते हैं हॉस्पिटल है उसके पास एक क्लियरली, एक जैसे मैंने पहले भी बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, पेन मैनेजमेंट का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि पेन का क्या स्कोर है, उसमें के अंदर कैसे कौन से पेशेंट हैं जो क्वालिफाई करते हैं फॉर नार्कोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उन क्वालिफाइड पेशेंट्स के हवाले से कि जब उसका पेन स्कोर क्या होगा, उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, फिर सब के सब, ये एक क्लियरली एक प्रोटोकॉल का पार्ट होना चाहिए। और जब कोई पेशेंट क्वालिफाई कर गया और उसे प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया, तो फिर उसके साथ उसकी कौन सी डोज में उसे मिलना है, फिर उसके साथ उसे मॉनिटर करना कि इस पेशेंट की कहीं भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसे तो नहीं है कि इस पेशेंट को हम ओवर यूज किए जा रहे हैं इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मॉनिटर करनी है, एक एक डोज के साथ मॉनिटर होनी है। और अगर किसी जगह पे कोई एरर होता है या नियर मिस होता है तो उसे इमीडिएटली आपने रिपोर्ट बैक करना है। चाहे डोजिंग एरर है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन एरर है, कहीं आपकी राइट रॉन्ग डोज ड्रग फिल हो गई है, इसको इमीडिएटली रिपोर्ट बैक करना है, ताकि ज़ाहिर है अगर वो एरर हुआ है तो वो एरर के बैकएंड पे ज़ाहिर कोई ऐसी ऐसा प्रोसेस जरूर वायलेट ज़रूर हुआ होगा जो उस एरर जिसकी वजह से वो एरर हुआ है, तो उस प्रोसेस को भी दोबारा करेक्ट होना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हम नार्कोटिक्स के केस में, स्पेशली ऑरल ड्रग्स हैं या ट्रांसडर्मल पैचेज हैं, ये पेशेंट घर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब घर पे यूज़ करें तो पेशेंट इसके हवाले से ज़रूरी है कि हम पेशेंट को बाकायदा एक तो बता रहे हों कि आपकी जो ड्रग है ये एक नार्कोटिक ड्रग है, पेशेंट को या उसके इमीडिएट केयर गिवर को। और, और ये किस सूरत में यूज़ करनी है, क्योंकि ये एक लास्ट रिजॉर्ट इसलिए ऐसे बन जाती है कि इसके बाद अगर नार्कोटिक से भी पेशेंट जो कि सेंट्रली एक्टिंग है, इससे भी अगर पेन रिलीव नहीं होता
तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है फिर इन दैट केस। तो इसलिए पेशेंट को क्लियरली हमने बताना कि कौन सा पेन का लेवल है जिसके ऊपर आपने यूज करना है इसे नार्कोटिक को। दीज आर नॉट लग्जरी मेडिसिन के आपसे बैठ के हल्की सी पेन फील हुई और आपने मजे से ये कोई नार्कोटिक उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया और वो एक यूफोरिक स्टेज में चला गया। आपने उसी स्टेज पे देना है जिसमें जिसमें पेन का एक सर्टेन लेवल हो गया, जो आप म्यूचुअली एग्री करेंगे पेशेंट के साथ और केयर गिवर के साथ मिलके। क्योंकि जैसे जैसे हम नार्कोटिक पेशेंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो चूंकि ये एक एडिक्टिव पोटेंशियल के साथ होते हैं, तो उसकी बॉडी भी उसके एडिक्ट होती है, तो उसके बाद फिर डोज इसकी कंटिन्यूसली बढ़ानी पड़ती है। तो हमें सबको अंदाजा है कि नार्कोटिक्स की एज ए ड्रग बहुत रेयर अवेलेबिलिटी होती है। तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि जी आप डोज बढ़ाते जाएं और वो पेशेंट उसी तरीके से कंज्यूम करता जाए एक सर्टेन लेवल से ऊपर। तो इसलिए वो पेन स्कोर और वो सारी चीज़ें पेशेंट के साथ क्लियर बैठ के एक एग्री म्यूचुअली एग्री करेंगे कि इस स्टेज के ऊपर आपने नार्कोटिक उसे एडमिनिस्टर करना है या उसे ऑरली देना है। फिर गाइडलाइन ट्रांसप्लांट पेशेंट के केसेस में कि कब आपने लगानी है और ये इसके पर आर कैसे रिलीज होता है, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जिसके ऊपर आपने लगानी है, बिफोर बात आपने क्या मेजर लेने हैं, आफ्टर बात आपने कैसे लगानी है दोबारा उसके ऊपर। अगर कोई नार्कोटिक आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने डेट ऑफ यूज जो ओपनिंग वो जरूर उस पर लिखनी है, क्योंकि यूजली जो जितने भी ट्रांसफर पैचेज हैं नार्कोटिक के केस में 72 आवर के लिए होते हैं। तो 72 आवर के बाद के लिए तक वो एक पर 50 या 25 माइक्रोग्राम पर आवर के हिसाब से वो नार्कोटिक को रिलीज करते रहते हैं। बहुत अच्छे ये है पैचेज होते हैं कि कंटिन्यूसली आपको एक ग्रेजुअल या स्लो रिलीज के ऊपर ये रख रहे होते हैं। लेकिन स्टिल इसके अपने ज़ाहिर हैज़र्ड है कि आपने किसी ऐसी जगह पे नहीं आपने लगाना जहाँ नीचे कोई वूंड है या कोई ऐसी कोई सरफेस है जो जहाँ वो इंटेक्ट सरफेस नहीं है, तो उसके ऊपर आप लगा दें तो वो डायरेक्ट फिर उससे ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाता है, तो आपकी जो स्लो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस जगह पे कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। इसी तरह अगर बंदा नहाने जा रहा है, कोई जिस पेशेंट है या आपसे तो उससे पहले आपने कैसे इसे रिमूव करना है और बाद में उसे कैसे दोबारा लगाना है, इस वाले से कंप्लीट एक आपकी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए। जब भी आप इसे एडमिनिस्टर या डिस्पेंस करें, वो गाइडलाइन आपने पेशेंट को ज़रूर काउंसिल करनी है। इस तरह अ, जो जैसे कहते हैं कि आपने जितने पेशेंट को एडमिशन से पहले कि किस जगह पे आपने पेशेंट को एडमिट करना है और उसके कौन कौन सी चीज़ें आपने उसके वाले से पूरा उसे करना है। एपिड्यूरल के केस के अंदर आपने पूरे साइन एंड सब एपिड्यूरल यूजेज या पोस्ट एपिड्यूरल पंक्चर हेडे जो हेडेक होता है, इस वाले से कंप्लीट पेशेंट को एजुकेशन होनी चाहिए कि जब एपिड्यूरल लगेगा तो उसके बाद एपिड्यूरल के बाद आपके क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये एजुकेशन जितनी पेशेंट या उसके केयर गिवर के पास होंगी, जितना वो अपडेटेड होगा नार्कोटिक के यूज़ के लिहाज से, उतना ही ज़्यादा वो उसे सेफली उसे यूज़ भी कर सकता है, सेफली अपने पास रख भी सकता है। और जाहिर है साथ ये भी हमने पेशेंट को ज़रूर काउंसिल करना है कि अगर आपके पास किसी भी स्टेज में जैसे पेशेंट अगर सर्वाइव नहीं करता है या उसकी डिसकंटिन्यू हो जाती है मेडिकेशन, तो जो अनयूज्ड है वो आपने वापस करनी है। वो वहीं घर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि घर में वो बड़े हुए वो एक रिस्क प्रोन एक होती है, तो इसकी जितनी भी अनयूज्ड है ये वापस आएगी, ये पेशेंट को कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर हम आईवी की बात करें या इंजेक्टेबल की बात करें, तो इंजेक्टेबल के अंदर किसी सूरत में भी इंजेक्टेबल्स होम मेडिकेशन का पार्ट नहीं होने चाहिए। होम मेडिकेशन में सिर्फ हम औरल ड्रग्स ही दे रहे होंगे। इंजेक्टेबल्स जितने भी हैं वो आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो है अंडर हॉस्पिटल सर्विसेज होगा तभी उसे एडमिनिस्टर करेंगे। क्योंकि अगर इवन अगर हमारे पास अगर होम केयर के अंदर कोई पेशेंट एडमिट है, इन दैट केस भी उसके नार्कोटिक की जो प्रीफिल्ड सिरिंजेस हम लोग बना के वो नर्सिस के हाथ में ही जा रही होंगी और नर्सिस जाके उसे वहाँ एडमिनिस्टर कर रहे होंगे, और वो सारे प्रोटोकॉल के मेंटेन करते हुए। तो इसलिए वो जो भी पेशेंट होगा वो ऐसे क्वालिफाइड नर्स ही उसे अगर हम आईवी की बात कर रहे होंगे या इंजेक्टेबल नार्कोटिक की या ओपियाइड्स की बात करें, तो एक क्वालिफाइड नर्स ही उसे एडमिनिस्टर कर सकता है। और इसलिए फार्मेसी की जरूरत में भी
पेशेंट या उसके अटेंडेंट को आईवी ये डिस्पेंस नहीं कर रहे होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जिससे जैसे हमने पहले भी बात की थी कि स्टोरेज इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी प्रेस्क्राइबिंग राइट्स किसके पास होंगे, डिस्पेंसिंग राइट्स किसके पास होंगे, एडमिनिस्टर कौन करेगा, क्वालिफाइड नर्स करेगा, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग के क्या पैरामीटर्स हैं, और फिर आखिर में पेशेंट एजुकेशन। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपकी किसी भी नारकोटिक के सेफ यूजेज को इंश्योर कर रही होती हैं। तो जब भी हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल सर्विसेज नारकोटिक की बात करेगा, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करके फिर ही नारकोटिक की हम डिस्पेंसिंग की तरफ जाएंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास क्लियरली प्रिविलेजेस के हों कि कौन प्रिविलेज है कि उसे नारकोटिक को प्रेस्क्राइब कर सकता है। इसमें फार्मेसी भी किस फार्मेसी पे मौजूद होगी, और वो उस जिस फार्मेसी भी मौजूद है वहाँ लॉक एंड की का पूरा सिस्टम है या नहीं है, या फ्लोर पे अगर मौजूद है तो फ्लोर पे डबल लॉक एंड की, और जो कि दोनों कीज अलग अलग लोगों के पास मौजूद हों, इसका सिस्टम अगर है तो तभी हम उस फ्लोर के ऊपर दे रहे होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट नारकोटिक्स या ओपियाइड्स डिस्पेंसिंग। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन है तो ज़रूर बिल्कुल पूछ सकते हैं। Thank you so much, Sir Farhan Jalani, for such an outstanding session. Thank you to all the participants for joining us today. We will be sending out our feedback forms shortly, and upon completion, you will receive your certificates within 2 weeks.